हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। ये क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके और क्वेश्चन पहले करवा चुकी हैं। अब नेक्स्ट सेकंड वीडियो है। इसके पहले आप लोग थ्योरी देखिए, फिर फर्स्ट वीडियो देखिए आंसर क्वेश्चन का, फिर ये सेकंड पार्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अभ्यास क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इनके जो है तो प्रॉपर्टी बताना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के क्या गुण होते हैं। तो देखिए इसमें जैसे बताना, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है, आपेक्षिक द्रव्यमान क्या है, आपेक्षिक आवेश क्या है, परमाणु की स्थिति क्या है, फिर इसका द्रव्यमान क्या है, फिर इसके बाद जो है तो इनके खोजकर्ता कौन है, इनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतीक के किस से दर्शाते हैं, E- से, प्रोटॉन को P+ से, न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं। और आपेक्षिक द्रव्यमान में हाइड्रोजन का 1/2000वां भाग नगण्य है और इसका प्रोटॉन का 1 इकाई हाइड्रोजन के 1 परमाणु के बराबर होता है। न्यूट्रॉन में 1 इकाई हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। और आपेक्षिक आवेश क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन में -1 आवेश होता है और इसमें प्रोटॉन में +1 आवेश होता है। न्यूट्रॉन में जो है तो 0 आवेश होता है, उसमें कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। फिर चौथा पॉइंट देखिए, परमाणु की स्थिति। तो परमाणु जो होता है उसके बाहर चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है तो चक्कर लगाते हैं, यानी कि नाभिक के बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और प्रोटॉन क्या कहाँ स्थित होते हैं, तो नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में स्थित होते हैं। निरपेक्ष आवेश क्या है, तो इसका आवेश देखिए इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है और इसमें प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम धन आवेश होता है। और ये न्यूट्रॉन जो है तो आवेश रहित या उदासीन होते हैं। फिर निरपेक्ष द्रव्यमान देखिए, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 होता है और प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का 1.6 × 10⁻27 होता है। फिर खोजकर्ता देखिए, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन है। और इसके प्रोटॉन के कौन है, तो खोज तो किया था E. गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन नाम किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, यानी कि इनकी जो है तो क्या कमियां थी, इन्होंने क्या बताया था। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या की गई थी, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। परंतु यह मॉडल न्यूट्रॉन के बारे में तथा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताता, जो दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा बाद में स्पष्ट किया गया है। यानी कि जे थॉमसन ने सिर्फ इतना ही बताया था कि इसमें जो रेड भाग होता है, प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था, उसमें जो तरबूज का रेड भाग होता है वो धनात्मक होता है और उसमें जो बीज होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। इसीलिए जो है तो यह एक उदासीन होता है, जो विद्युतीय उदासीन दर्शाता है, जे थॉमसन ने बताया था। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, अब इनकी क्या कमियां हैं। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। मतलब इन्होंने ये बोला था कि जो इसमें परमाणु है तो यह स्थायी नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्षा में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों की ऊर्जा विकिरण होती है और इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता। अब जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है, मतलब रदरफोर्ड यह नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है तो उसमें स्थायी परमाणु जो है तो स्थायी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है ये अपने ऊर्जा को जो विकृत करता है, तो इसके कारण वो सोच रहे थे कि नाभिक से टकरा जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं परमाणु क्या है, स्थायी है। यह परमाणु की स्थिरता को समझाने में असमर्थ थे। मतलब ये जो रदरफोर्ड है, इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि परमाणु किस वजह से स्थिर है कि नहीं है। परमाणु का नाभिक कैसे होता है, धन आवेशित होता है और परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ऋण आवेशित होते हैं।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणुविक मॉडल के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ कि रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणा प्रस्तुत की थी कि जो जैसे थॉमसन ने जो दिया पहले मॉडल, उसमें क्या कमियां थी तो उसके बारे में जो है तो रदरफोर्ड ने बताया। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए फिर बोर का परमाणुविक मॉडल आया, नील्स बोर का। तो नील्स बोर ने क्या बोला, पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी कक्षा का विकिरण नहीं होता है, यानी कि उनकी जो ऊर्जा है तो नष्ट नहीं होती, वो सिर्फ जो है तो चारों तरफ चक्कर ही लगाते रहते हैं। इन कक्षाओं या कोषों को क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन ऊर्जा स्तर को किससे दर्शाते हैं, जैसे KLMN से दर्शाते हैं, जिसमें जो है तो परमाणु भरने की जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसको 2n² के फॉर्म में इसमें भरा जाता है। और इसके सेंटर में क्या है, नाभिक है। और उसके बाद जो है तो K है, K का n बराबर 1 है, L में n बराबर 2 है, M में n बराबर 3 है, N में n बराबर 4 है। इसी प्रकार से इसके जो है तो परमाणु इस ऊर्जा को भरते हैं। फिर इसके बाद देखिए चित्र में एक परमाणु के ऊर्जा स्तर को दिखाया गया है। इसमें जो है तो बताया गया कि किस प्रकार से पहले जैसे K में पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसके बाद L में 8 आएंगे, फिर उसके बाद 18 आएंगे, फिर उसके बाद जो है तो 32 आएंगे। इस प्रकार से कक्षाओं में KLMN या संरचनाओं में 1, 2, 3, 4 के द्वारा दिखाई जाती है। जैसे 2 × 1 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। फिर 2 × 2 का स्क्वायर यानी 8, फिर 2 × 3 का स्क्वायर यानी 18, 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32। इस प्रकार से जो है तो इसमें ऊर्जा भरा जाता है। नील्स बोर ने अपने इसमें परमाणु के ऊर्जा स्तर में इस प्रकार से समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना कीजिए। इसमें जो है तो जैसे जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है और बोर का परमाणु मॉडल है, तो तीनों ने क्या क्या कहा अपने अपने मॉडल में और क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेज है, मतलब इसमें बताया गया है। तो जैसे थॉमसन का देखिए इसमें क्या बोला गया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, थॉमसन ने बोला था। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, थॉमसन ने बताया था। और रदरफोर्ड ने क्या बोले कि परमाणु का केंद्र धना आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक नाभिक का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। जो नाभिक है इनके तुलना में जो है परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, कम होता है। नाभिक मतलब छोटा होता है, केंद्र में स्थित होता है। फिर बोर का परमाणु मॉडल को देखिए कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, परंतु न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, क्योंकि रदरफोर्ड बोले थे कि इनकी ऊर्जा का विकिरण होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है तो नाभिक में जाके गिर जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। तब इन्होंने बताया कि इस तरह से नहीं होगा, मतलब इनकी जो ऊर्जा है तो विकृत नहीं होगी, नील्स बोर ने बताया। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे जो ये KLMN दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो इनको क्या कहते हैं, तो ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे इसके सेंटर में क्या है, नाभिक है, और इसमें KLMN क्या है, इसके जो है तो कक्षाएं हैं, जिसे ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब देखिए जैसे इसमें जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, इसमें उन्होंने क्या बोला था, जो तरबूज मॉडल दिया था उसमें तरबूज के रेड वाले भाग को धनात्मक गोला बोला, और उसमें जो बीज धसे हुए थे उसे क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन बोले थे। और ये जो
आपके रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में इन्होंने क्या किया था, एक सोने की पन्नी में अल्फा कण प्रकीर्णन किए थे, उनमें मतलब बौछार डाली थी जो सोने की पन्नी थी, और उसमें से क्या देखे कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो इसके जो है तो कुछ तो बाहर निकल जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ टकरा के इधर उधर चले जाते हैं, जिससे ये पता चला कि इसमें जो सेंटर में जिससे इलेक्ट्रॉन टकरा कर वापस आ गया उसे उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। और उन्होंने ये बताया कि जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं या वहां मतलब रिक्त स्थान है, और जहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं वहां पर जो है तो ठोस स्थान है। इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में समझाए थे। अब इनकी लिमिटेशन देखिए, थॉमसन की क्या लिमिटेशन है। तो थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु उदासीन है, परंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल से समझाया नहीं जा सका। जैसे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के परिणामों की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। जो ये इनका जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने अल्फा कण के बारे में नहीं बताया था। फिर इनकी लिमिटेशन देखिए रदरफोर्ड की क्या है। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ था। मतलब इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि जो ये परमाणु है तो स्थायी है कि नहीं, क्योंकि गोलाकार पथ में चक्कर लगाता कोई आवेशित कण ऊर्जा का विकिरण करेगा और उसकी गति धीरे धीरे कम होती तथा अंततः वह नाभिक में गिर जाएगा। ऐसा बोले थे नील्स बोर ने, नील्स बोर ने नहीं, इन्होंने रदरफोर्ड ने, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता, परमाणु स्थायी होता है। फिर इनका देखिए बोर मॉडल का क्या एडवांटेज है। बोर मॉडल से परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या स्पष्ट हुई कि क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, इसीलिए जो है तो परमाणु स्थायी होता है। इन्होंने बताया था नील्स बोर ने। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम लिखिए। मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है तो किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसके बारे में बताना है। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए थे। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। जैसे कक्षा की संख्या में क्या है, 1 2 3 4 है। फिर कोष कितने हैं तो k l m n कोष हैं। फिर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कैसे भरी जाएंगी, 2n² के फॉर्म में। तो जैसे इधर 2n तो 2 तो फिक्स है और n² जो है तो वहां पर बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो जैसे 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया। 3 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 हो गया। 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 32 हो गया। इसी प्रकार से इसी क्रम में इसको भरते जाना है। फिर सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉनों को तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उसमें पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं जाती। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो k l m n जो ये दिया हुआ ऊर्जा स्तर, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है तो k में ही भरेगा। ऐसा नहीं है कि उसके नेक्स्ट जो l है उसमें भर जाएगा। जब k पूरी तरह से भर जाएगा तब l में भरेंगे, फिर उसके बाद m में भरेंगे, उसके बाद n में भरेंगे। इसी क्रमानुसार जो है तो इनको भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इसकी थ्योरी जरूर आप लोग पढ़िए जो है, तभी आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण किया जाता है वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजकता होती है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। परमाणु भार कितना है, 16 है। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 14 है। और इसका जो है परमाणु भार 28 है। अब इसको भरने के लिए जैसे जब भरेंगे, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन है तो k में कितना आएगा, 2 आएगा।
फिर इसके बाद एल में कितना आएगा, तो 6 आएगा। अब इसको अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, वही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, 8 नहीं 2 होगी। और इसी प्रकार सिलिकॉन में देखिए, सिलिकॉन में जैसे कितने परमाणु हैं, 14 है। 14 में कितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे भरेंगे, जैसे KL फॉर्म में जब भरेंगे तो K में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। फिर L में कितने होंगे, 8 होंगे। फिर 4 बचे तो 4 कितने चले जाएंगे M में। अब इसको अपनी संयोजकता कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है सिलिकॉन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अपना बाह्यतम कोष पूर्ण कर सकता है, लेकिन सिलिकॉन की संयोजकता 4 है क्योंकि वह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर या साझा करके वह अपना बाह्यतम कोष पूर्ण कर सकता है। गाइस, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोग क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कुछ समझ में ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।